तो सबसे पहले आज हम ज्योतिष का परिचय और उसकी मूलभूत जानकारियों के बारे में जानेंगे और इसकी सहायता से आप अपनी कुंडली स्वयं कैसे पढ़ें इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। तो पहली चीज़ देखते हैं, ज्योतिष के दो भाग होते हैं, एक होता है सिद्धांत ज्योतिष और एक होता है फलित ज्योतिष। ये हमने कुछ मैटर आपके लिए बनाए हैं जिससे छोटे से वीडियो में ज़्यादा सामग्री शामिल किया जा सके। सिद्धांत ज्योतिष जो ज्योतिष का पहला भाग है, उसमें हम ग्रह नक्षत्र आदि की गति और उनके संस्थान आदि प्रकृति का निश्चय करते हैं। जबकि दूसरे भाग में यानी दूसरे पार्ट में फलित ज्योतिष जिसको कहते हैं, उसमें हम ग्रह नक्षत्र की गति देखकर प्राणियों की अवस्था और उस पर क्या शुभ अशुभ प्रभाव होगा यानी मूल फलादेश का हम निर्णय करते हैं। तो ऐसा समझ सकते हैं कि सिद्धांत ज्योतिष भूगोल है पूरी तरह से कि ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसे है और कैसे वो भ्रमण कर रहे हैं, और फलित ज्योतिष उनके आधार पर उनका पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसका किस पर शुभ प्रभाव है अशुभ प्रभाव है, उसके अनुसार हम फलादेश करते हैं। अब ज्योतिष के समय में तमाम भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हैं कि ये सही है या गलत है। तमाम हिंदू धर्म में भी भ्रांतियां हैं, तमाम साधु संतों को भी हमने देखा है कि वो इसको सही या गलत मानते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू धर्म में हैं और आप वेदों को मानते हैं तो वेद के 6 भाग माने जाते हैं: शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, छंद और ज्योतिष। शिक्षा को वेद की नासिका, व्याकरण को मुख, निरुक्त को कान, कल्प को हाथ, छंद को चरण और ज्योतिष को नेत्र माना जाता है। और इस ज्योतिष विषय के बारे में ऋग्वेद में 30 श्लोक दिए गए हैं, यजुर्वेद में 45 श्लोक हैं, अथर्ववेद में करीब 165 श्लोक हैं। तो अथर्ववेद को हम ज्योतिष शास्त्र का एक जन्मदाता भी कह सकते हैं, जिसमें ज्योतिष के साथ साथ वास्तु ज्ञान भी दिया हुआ है। और सूर्य सिद्धांत नामक एक पुस्तक है जो सिद्धांत ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें ग्रह नक्षत्रों और सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी कैसे एक दूसरे का सब परिभ्रमण कर रहे हैं इसके बारे में दिया गया है। ज्योतिष में कुल नक्षत्रों की संख्या 27 मानी जाती है, जिसमें पहला नक्षत्र अश्वनी है और 27वां नक्षत्र आपका रेवती है। इनके बीच में 25 और हैं, सभी को यहाँ बताना अभी कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र और उनके 4-4 चरण यानी कुल 108 चरण हो जाते हैं। इसका क्या उपयोग आगे हमको पता चलेगा। एक 28वां नक्षत्र माना जाता है अभिजीत नक्षत्र, तो इसके बारे में कभी अलग से हम चर्चा करेंगे। कुल राशियां 12 मानी जाती हैं। एक राशि में लगभग हम 2 नक्षत्र या उससे थोड़ा सा ज़्यादा 2.5 नक्षत्र मानकर चलते हैं, क्योंकि 2 नक्षत्र के चारों चरण और तीसरे नक्षत्र का एक चरण आता है एक राशि में, यानी कुल एक राशि में 9 चरण होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। जैसे अपना सौर मंडल है ब्रह्मांड का, तो हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को स्थिर मानते हैं। सूर्य को इसलिए स्थिर मानते हैं कि सूर्य सभी ग्रहों का राजा ग्रह माना जाता है और इसी के अनुसार सभी ग्रहों की जो दिशा है और कहाँ कहाँ वो परिभ्रमण कर रहे हैं उनकी स्थितियाँ बनती हैं। तो सूर्य से, जैसा कि हम भूगोल में भी पढ़े होंगे कि सूर्य के सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है और पृथ्वी के पास चंद्रमा को भी एक ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। पृथ्वी के बाद मंगल है, बृहस्पति है और शनि है, यानी कुल 7 ग्रह हैं। तो ज्योतिष में मूलतः 7 ग्रह ही होते हैं। 2 और ग्रह जो राहु और केतु को जोड़ा जाता है, वास्तव में वो सौरमंडल में नहीं होते, छाया ग्रह होते हैं और विशेष स्थितियों में इन ग्रहों की स्थिति बनती है। इनका भी कभी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो कुल 9 ग्रह होते हैं राहु केतु को मिलाकर, जबकि मूलतः 7 ग्रह ही होते हैं। अब सौरमंडल में का अगर हम एक सर्किल बनाएंगे तो देखेंगे इसमें 0 से लेकर 360 डिग्री बनती है, जैसा कि एक सर्किल या वृत्त बनाने पे बनता है। तो 0 डिग्री को हम अगर यहाँ मानते हैं एक डायरेक्शन समझ के, तो 90 डिग्री यहाँ, 180 यहाँ, 270 यहाँ और 360 फिर वहीं 0 के पास आएगा। यानी कुल सौरमंडल की जो डिग्री है वो 360 है और इनमें 12 राशियाँ होती हैं।
12 राशियाँ 30-30 डिग्री की होती हैं, यानी मेष राशि 0 से 30 डिग्री, फिर आगे 60 डिग्री तक वृषि राशि, फिर 90 डिग्री तक मिथुन राशि। तो इस तरह 12 राशियाँ 30-30 डिग्री पे एडजस्ट होती हैं। एक राशि की डिग्री 30 है तो एक नक्षत्र, चूँकि 27 नक्षत्र हैं तो 13.33 डिग्री के करीब आएगी। चरण कुल मिला के 108 हैं तो प्रत्येक चरण 3.33 डिग्री का होगा, यानी प्रत्येक 3.33 डिग्री के बाद किसी नक्षत्र का चरण जो है बदल जाता है। जैसे अश्विनी का प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, इसी तरह फिर अगला नक्षत्र चलेगा। एक राशि में कुल 9 अक्षर होते हैं, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है 9 चरण चूँकि होता है प्रत्येक राशि का, तो प्रत्येक चरण में एक एक अक्षर होते हैं, जो हम राशि अक्षर जिसको कहते हैं। जो किसी बच्चे का जन्म होता है तो पंडित जी बताते हैं कि इनका राशि अक्षर ये है। जैसे मेष राशि के 9 अक्षर हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो और आ। ये 27 नक्षत्र दिए हुए हैं, उनके अलग अलग चरण हैं, राशियां हैं, किस नक्षत्र में कौन सी राशियां आती हैं, नक्षत्र के कौन स्वामी है वो भी लिखा हुआ है, और कहाँ कहाँ गंड दोष होता है। गंड मूल दोष क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे। जैसे संध्या गंड है, रात्रि गंड है, दिवा गंड है। जैसे कहा जाता है कि किसी बच्चे के जन्म लेने पर मूल दोष है या गंड दोष है, उसकी शांति कराना आवश्यक है, उसके बारे में भी जानेंगे आगे। राशियों को देखते हैं तो कुल 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इनके स्वामी कौन है? मेष के मंगल हैं, वृष के शुक्र हैं, मिथुन के बुध हैं, कर्क के चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के बृहस्पति, मकर और कुंभ के शनि और मीन के बृहस्पति। इनके राशि स्वामी हैं। नक्षत्र के स्वामी अलग होते हैं। जैसे किसी का मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है तो उसका स्वामी अलग होगा, दूसरा कोई नक्षत्र है तो उसका स्वामी अलग होगा, क्योंकि एक राशि में 2-2 नक्षत्र आते हैं, कभी कभी 3 नक्षत्र भी आते हैं। अब राशि का ये स्वभाव दिया हुआ है, इसका जो प्रयोग होगा फलादेश में होगा। मेष राशि को चर, वृष को स्थिर, मिथुन को द्वि स्वभाव राशि, इसी तरह कर्क को चर, सिंह को स्थिर, कन्या को द्वि स्वभाव राशि, तुला को चर राशि माना जाता है, वृश्चिक को स्थिर राशि, धनु को द्वि स्वभाव, मकर को चर, कुंभ को स्थिर और मीन को द्वि स्वभाव राशि माना जाता है। अब आपने एक होरोस्कोप देखा होगा, सभी की जो जन्म कुंडलियां बनती है उसमें होरोस्कोप होता है। होरोस्कोप कई तरीके के होते हैं, जैसे लग्न का जो होता है लग्न चक्र उसको बोलते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का होरोस्कोप एकादश और द्वादश भावों के हिसाब से भी होरोस्कोप बनते हैं। तो हमें जो होरोस्कोप बनाए हमें लग्न चक्र के हिसाब से बना रहे हैं कि लग्नांक क्या है। तो हम लग्नांक के हम मेन एक मान के चलते हैं, यानी मेष मान के चलते हैं। लग्न शिशु का जिस लग्न में जन्म होता है वो लग्न होता है, तो हो सकता है मेष भी हो, वृष भी हो, धनु भी हो जाए, सिंह हो जाए। तो जो राशि लग्न होगी वो यहाँ से प्रारंभ होगी। जैसे किसी की सिंह लग्न है, यानी 5 नंबर है, 5वां नंबर सिंह लग्न है, तो यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से नंबरिंग होगी। लेकिन ये भाव जो है लग्न का, ये प्रथम भाव ही हमेशा माना जाएगा। इसी तरह द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, कुल 12 भाव माने जाते हैं। इसको होरोस्कोप कहते हैं, हिंदी में होड़ा चक्कर कहते हैं। तो कुल इसमें 12 भाव होते हैं, यानी 12 भाव होते हैं, जिसमें लग्न है और बाकी और 11 भाव। 1, 4, 7 और 10 को केंद्र भाव कहा जाता है। इसका भी प्रयोग आगे फलादेश में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए पहले जानकारी दे देना सही है। 5 और 9 को त्रिकोण भाव कहा जाता है, यानी ये केंद्र है और ये त्रिकोण है। अब जो प्रथम भाव का स्वामी होता है उसको प्रथमेश या लग्नेश कहते हैं। तो जैसे आपका लग्न मान लीजिए धनु लग्न है तो इसका स्वामी बृहस्पति है, तो ये बृहस्पति जो होगा लग्नेश होगा इस धनु लग्न का। इसी तरह द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीयेश, तृतीय भाव का स्वामी तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश,
खष्टमेश, इस तरह से अष्टमेश, नवमेश, दशमेश, एकादशेश और द्वादशेश होता है। यानी 12वें भाव के स्वामी को इस नाम से पुकारते हैं। क्योंकि आगे फलादेश में जब ये नाम बोलेंगे तो समझना जरूरी है कि पंचमेश यहाँ स्थित है, चतुर्थेश यहाँ है, तृतीयेश यहाँ है, लग्नेश यहाँ है। तो ये कुल 12 भाव हुए। 12 भाव के स्वामी का नाम कैसे हो गया? एक केंद्र भाव हुआ और एक त्रिकोण भाव हुआ। बाकी हम आगे के वीडियोस में देखेंगे कि ये अलग अलग भाव, उनमें अलग अलग जो ग्रह बैठे हैं उनका क्या प्रभाव है, उनकी क्या दृष्टियां हैं, इन भावों का फलादेश कैसे करते हैं, कौन सा भाव मनुष्य के जीवन के किस चीज़ से संबंधित है। तो इन सब का विस्तृत हम अगले वीडियोस में जानेंगे। चूँकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसलिए बाकी की वीडियो में और आगे की चर्चा करेंगे। नमस्कार।